बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इन्फिनिट सीरीज़। आज का लेक्चर नंबर 25 है और आज इसमें हम सबसे पहले सीक्वेंसेस से स्टार्ट लेंगे और फिर हम इन्फिनिट सीरीज़ की बात करेंगे। हम इनके सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करेंगे बाय यूजिंग different methods. So let us start with the sequences. सीक्वेंस जो है एक आम सा वर्ड आप अपनी लैंग्वेज में बहुत यूज़ करते हैं डेली लाइफ में भी। अब जैसे कहते हैं यार कोई काम करना हो तो बड़े से एक सीक्वेंस से करना चाहिए, सीक्वेंस से करना चाहिए मैंने एक ऑर्डर में करना चाहिए, ख़ास पैटर्न में करना चाहिए। तो इसी तरह हम सीक्वेंस ऑफ नंबर्स डिफाइन करते हैं कि नंबर्स जो होंगे इफ़ दे आर इन द फॉर्म ऑफ सम ऑर्डर, डेफिनेट ऑर्डर, सो दे आर कॉल्ड अ सीक्वेंस। सो हम सीक्वेंस को इनफॉर्मली हम डिफाइन ऐसे करेंगे, एंड इन्फिनिट सीक्वेंस or simply a sequence is an unending succession of numbers called terms. Understood that the terms have a definite order for example we suppose or consider a sequence A1, A2, A3, so on. If you look at this one A1 is the first term, of the sequence, and A2 is the second term, and A3 is the third term. ये डॉटेड लाइन है, ये शो करती है कि दिस इज सीक्वेंस इज अनएंडिंग दैट गोज टू इन्फिनिटली। सो A1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, A2 सेकंड टर्म और A3 थर्ड टर्म। इस तरह अगर नेक्स्ट होगी A4 फोर्थ टर्म कहलाएगी। तो ये हमने डॉटेड लाइन जो शो करती है कि दैट इज अनएंडिंग सीक्वेंस दैट गोज इन ए सम पैटर्न। हम मोर स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं इसकी। अगर हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। अब इसको देखें कि ये 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद 3 के बाद 4, तो ये अनएंडिंग है, डॉटेड अनएंडिंग है ये भी। तो ये भी इन्फिनिट सीक्वेंस है और एक ख़ास पैटर्न में आ रही है। और इसी तरह हम एक इसके अलावा अगर हम कुछ देखें 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4 सो ऑन। ये देखिए इसमें ये भी सीक्वेंस जो है दे हैव सम डेफिनेट पैटर्न। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है, अब इस सीक्वेंस फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1 by 2, थर्ड टर्म जो है 2 by 3, फोर्थ टर्म 3 by 4। इस तरह और भी एग्जांपल है हम लिख सकते हैं, जैसे 2
4 6 8 सो ऑन। ये इसमें देखें 2 का डिफरेंस आ रहा है। और एक और देखें हम तो 1 -1 1 -1 so on. So this sequence repeats 1 -1 1 -1 and in this way it goes to infinity. So these are some specific examples of the sequences. So in each term, if you look at this, each term has a definite pattern. So each of these, जैसे अगर आप 2 4 6 को देखें, 2 4 6 को देखें तो 2 के बाद 4 आता है, 4 में 2 में 2 ऐड करें तो 4 आ गया, 4 में 2 ऐड करें तो 6 आ गया, 6 में 2 ऐड करें तो 8 आ गया। तो ये एक पैटर्न की तरफ आ रहा है, पैटर्न बता रहा है कि अगली टर्म किस तरह ले रहे हैं, पिछली टर्म को देखते हुए अगली टर्म आ रही होती है। तो इसमें इसकी जो अगली जो है सीक्वेंस देखें 1 -1 1 -1 ये रिपीट हो रही है, 1 -1 1 -1 अप टू इन्फिनिटी ये रिपीट होती रहेगी। सो दे हैव सम डेफिनेट पैटर्न। सो ईच द सीक्वेंस मस्ट हैव सम जनरल टर्म। सो हम इनके जनरल टर्म लिख सकते हैं। जनरल टर्म को हम डिनोट करते हैं जी an से, जनरल टर्म को हम an से डिनोट करेंगे नॉर्मली। और फॉर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं कि 2 4 6 8 ये जो आ रही है सीक्वेंस, तो इसका ये कैसे, इसकी जो जनरल टर्म क्या होगी, अगर देखें हम इसको कि ये फर्स्ट टर्म 2 है, ठीक है, तो इसकी जनरल टर्म हम देखिए, हम इसको इस सीक्वेंस को इस तरह लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 4 क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 6 क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 8 क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 सो ऑन। आप देखिए ये 2 पहले जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 सब में कांस्टेंट आ रहा है और उसके बाद 1 2 3 4 आ रहे हैं, यानी 2 के बाद मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, और इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, और जो पहला 2 है सब में कांस्टेंट आ रहा है। तो इसकी जनरल टर्म बनेगी, जो हम जनरल टर्म इसकी लिख सकते हैं। फिर अगर हम जनरल टर्म विल बी इक्वल टू 2n, n वेरीज फ्रॉम 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, तो इसकी जनरल टर्म 2n हो जाएगी। आप इस जनरल टर्म से हर एक टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हम टर्म फाइंड करना चाहिए उसकी इस जनरल टर्म से। सो दिस वाज द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सो एग्जांपल, लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ द सीक्वेंसेस। ओके, इन ईच पार्ट फाइंड द जनरल टर्म। Each part find the general term, find the general term of the sequence. So a part of 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5 so on। देखिए इसकी हमने जनरल टर्म लिखनी है। हम इसको दो तरह से देखते हैं। देखें, एक न्यूमरेटर वाले देखें अलग और डिनोमिनेटर वाले अलग से देखें। न्यूमरेटर वाले देखें आ रहे हैं क्या 1 2 3 4, तो सारे एक सीक्वेंस आ रहे हैं 1 2 3 4 5 आगे आ जाएंगे। तो हम न्यूमरेटर में इसको n ले लेंगे डिवाइडेड बाई, नीचे लिखें क्या स्टार्ट हो रहे हैं 2 3 4 5, तो इसको हम करते हैं n प्लस 1। सो n ओवर n प्लस 1 इज द जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, और n स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। So this is the one sequence, okay, and let's say the B part sequence एक और लिखते हैं 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6, 1 by 8 so on। अब देखिए इसमें न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, तो उसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं, 1 ही रहेगा।
डिनोमिनेटर को देखना होगा वो किस तरह है। डिनोमिनेटर में 2 4 6 8 जो अभी हमने किया है, ये 2 4 6 8 जो सीक्वेंस थी उसकी जनरल टर्म क्या लिखी थी 2n, तो हम इसको लिखेंगे जनरल टर्म इसकी, तो जनरल टर्म 1/2n। सो दिस इज द जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। एक और लेते हैं 1 3 5 7 so on। इसकी जनरल टर्म कैसे आएगी जी? अब देखिए इसकी जनरल टर्म किस तरह, हम देखना कि 1 + 1 3 5 डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है ना हर एक में। तो अगर हम फर्स्ट टर्म होगा 2 का डिफरेंस आ रहा है, n समझे वेरी करेगा हमेशा 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3। तो इसकी जनरल टर्म हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे। 1 3 5 7 कैसे लिखें इसको, हाँ जी गौर करेंगे। अगर आप देखिए इसको तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो 1 है 1 को लिख सकते हैं, मैं इसको यूँ लिखता हूँ जिसको समझा आपको, इसको लिखते हैं 1 को लिख सकता हूँ 1 = क्या लिख सकते हैं जिसको मैं 1 = 2 × 1 - 1। 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 - 1, और 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 6 - 1, और 7 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 4 8 - 1 7 बनेगा। अब देखिए ये 2 कांस्टेंट, ये 2 सब सेम आ रहा है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 2 3 4, तो इसको n लिख सकते हैं। तो हम जनरल टर्म फिर सकते हैं, इसका मतलब 2n - 1 बन जाएगी, 1 to 2n - 1 बन जाएगी जनरल टर्म। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड द जनरल टर्म, सो लिटिल बिट नीड्स योर सम मेंटल थिंकिंग। थोड़ा सा आप और करेंगे तो आप किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म लिख सकते हैं। सो जी एक और देखते हैं जी डी पार्ट। वन बाई टू -2/3 3/4 -4/5 so on। इसका देखें आप ऊपर देखें 1 2 3 4 आ रहे हैं, ठीक है जी। अब नेगेटिव को छोड़ने क्या आता है, नीचे आ रहे हैं 2 3 4 5, तो ये इस एक तो बनेगी ना जनरल टर्म। हम देखें हमें इसका पता है कि इसकी जनरल टर्म ये तो बनती है n/n+1 बनेगी, ठीक है। अगर हम अभी तक हमने साइन को ओमिट किया, साइन को भी हमने देख रहे हैं कि ऊपर नेगेटिव जो आ रहे हैं। अब देख रहे हैं इसके साथ साइन भी आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म के साथ पॉजिटिव है, सेकंड के साथ क्या है नेगेटिव, यानी फर्स्ट टर्म क्या होगी पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव आ रही है, थर्ड फिर पॉजिटिव है और फोर्थ फिर नेगेटिव है। यानी जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं और इवन नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव आ रही है। तो हम इसको, इसका मतलब है कि -1 की सम पावर लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई कर दें -1 पावर, हाँ जी -1 की पावर क्या हो कि जब n वेरी करेगा 1 से तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो पॉजिटिव आ जाएं और दूसरी नेगेटिव। -1 की पावर क्या बनेगी जी, इस तरह बनानी है कि n जब वेरी करता है 1 2 3 से, तो ऑड जो टर्म्स है वो पॉजिटिव आ जाएं और इवन नेगेटिव आ जाएं, तो ऑब्वियसली इसकी जो पावर बनेगी वो n+1 बनेगी। ये पावर -1 की बनेगी। दैट इज द जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। सीक्वेंसेस को हम जो है ना हम ब्रेसिस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये जो सीक्वेंस है इसी को हम लिख सकते हैं कि इसी को सीक्वेंस को मैं ब्रेसिस में लिख सकता हूँ -1 पावर n+1 n/n+1
n varies from 1 to plus infinity. So we can write the sequences in the form of braces. ऐसे जैसे देखें पहले हमने जो एक सीक्वेंस लिखी थी, चलिए हम एक और की बात करते हैं जी। जैसे ये 1 2 3 so on, इसकी जनरल टर्म n फिर so on। अब ये जो जनरल टर्म है ये n है, तो हम इसको सीक्वेंस को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसेस n where n varies from 1 to plus infinity। ओके, एक और हम लिखते हैं जी सीक्वेंस 1/2 1/4 1/8 1/16 so on। अब इसकी जो जनरल टर्म है, इसकी जनरल टर्म बनती है 1/2 raised power n so on। अब इसकी जो हम इन ब्रेसेस जो हम लिख सकते हैं, इन ब्रेसेस वी कैन राइट 1/2 power n where n varies from 1 to plus infinity। So we can write the sequence in the form of braces as a whole लिखने के बजाय कि हम इसको एक ब्रेसेस में लिख दें, that represents the sequence। So अब बात करते हैं सीक्वेंस को हम ब्रेसेस में फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो हमने इंडेक्स ऑफ नोटेशन है n स्टार्ट किया है, ये n के बजाय कुछ और भी हो सकता है, k भी हो सकता है, i भी हो सकता है, j भी हो सकता है, ये आपकी मर्जी है, कोई भी ले सकते हैं, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। अब हम सीक्वेंस को इन फॉर्मल वे में डिफाइन करते हैं कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होगी। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, वी राइट अ सीक्वेंस is a function whose domain is a set of integers specifically we will record the expression an varies from 1 to plus infinity to be an alternative notation for the function f of n is equal to an varies from 1 2 3 so on। So this is the definition, the formal definition of sequence। तो हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर an in the braces n varies from 1 to plus infinity, और ये कंसिडर किया जाए, that is considered as the function fn is equal to an। So this is the formal definition, and now we are going to see the how we can graph the sequences को graphically कैसे represent करेंगे। So graphs of sequence, अब देखिए आपके पास जो ग्राफ बना हुआ है, हमारे पास ये सीक्वेंस है, इसकी सीक्वेंस है जनरल टर्म है 1/n varies from 1 to plus infinity। अब सीक्वेंस देखें, ये जो है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल 1/n। हमने x एक्सिस के अलॉन्ग n ले लिया और वर्टिकल साइड में y ले लिया। अब
सीक्वेंस क्या है, ये दीज आर द सेट ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट्स, ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं है। 1/n, n जब 1 होगा तो y क्या होगा, 1 होगा, तो 1 के करस्पॉन्डिंग ये डॉट लग गया ये वाला। अब जब n 2 होगा तो 1/n यहाँ के वैल्यू मैं इसको लिखता हूँ, n 1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 1, y 1 होगा, n 2 होगा तो y क्या होगा 1/2, और n 3 होगा y की वैल्यू क्या होगी 1/3, और जब n 4 होगा तो y की वैल्यू 1/4 होगी। अब ये n की वैल्यू, n आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेना है और y वर्टिकल डायरेक्शन में। अब जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं कि 1 के अगेंस्ट ये जो डॉट लगा है ब्लू, दैट इज़ 1, ओके, 1 y अगेंस्ट 1 है, और 2 के ऊपर y की वैल्यू बनती है 1/2, तो ये 1/2 आपके पास ये डॉट लग गया। और n इज 3 के ऊपर y की वैल्यू 1/3 बनती है, तो 1/3 ये बन गई, 4 के ऊपर वैल्यू बनती है 1/4 और ये बन गई, और 5 के ऊपर वैल्यू बनेगी 1/5, ये 5 बन गया। तो आप देखें ये डिक्रीज होती जा रही है सीक्वेंस, ठीक है, ये जो है जो हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये था एक सीक्वेंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हमने इसका। ये जो है कंटिन्यूस फंक्शन को y इक्वल टू x को प्लॉट किया है। सो ऑन द अदर हैंड graph of y is equal to 1/x for x greater equal to 1 is a continuous curve. जैसे भी आप देख सकते हैं ग्राफ में ये कंटिन्यूस कर्व है, और वो जो डॉट शो कर रहे हैं वो डिस्क्रीट पॉइंट है जो हमारे सीक्वेंस में भी थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो सीक्वेंस के पॉइंट्स हैं वो इस कंटिन्यूस कर्व के अंदर लाई कर रहे होते हैं जी। अब बात करते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ सीक्वेंस, अब इसमें देखिए ये जो इस सीक्वेंस किस तरह की सीक्वेंस है। अब देखिए ये सीक्वेंस है, ग्राफ में देखें तो n+1 सीक्वेंस है। अब n जो इंक्रीज हो रहा है तो ये n+y की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो ये जो सीक्वेंस है दैट इज इंक्रीजेस अनबाउंडेडली, ओके, सो दिस इज नॉट ए बाउंडेड, increases without any bound, so that's why this sequence is called a divergent sequence also. अब देखें सीक्वेंस जो है ये इंक्रीज होती जाएगी, ये जो वैल्यू डॉट्स हैं आप n की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं तो y की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, यानी y आपके पास असल में क्या था, y ये बन रहा है इसमें y इज इक्वल टू, आप इस तरह लिख सकते हैं y इज इक्वल टू n+1, n को आप इंक्रीज करते जाएं y की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, और ये कहीं पे रुकती भी नहीं है, कोई डेफिनेट नंबर नहीं आ रहा, आगे बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब है ये विदाउट एनी बाउंड, ठीक है। तो दिस सीक्वेंस इज विदाउट बाउंड, इंक्रीजेज विदाउट बाउंड करके इसको लिख सकते हैं। और अगली देखें इसमें ये जो इसमें y क्या है, इसमें अगर आप देखें तो y हम कर सकते हैं जी y इज इक्वल टू -1 की पावर n+1। अब देखिए जब n की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू +1 आ रही है, जब n की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है। जब n 3 होगा तो y की वैल्यू +1, n 4 होगा तो y की वैल्यू -1। तो ये जो वैल्यू है ये 1 और -1 के दरमियान ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, ये भी 1 और -1 के दरमियान ऑसिलेट कर रही है, तो इसकी भी लिमिट नहीं होगी, हम ऑसिलेशन जा रही है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर नहीं आ रही। सो एंड द थर्ड ओके, एक और इस एग्जांपल में देखें ये जो ऑफ y क्या है, इसमें y इज इक्वल टू n+1। अब देखिए जब n इंक्रीज करते हैं तो n1 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा 1/2 आ रहा है, तो ये 1/2 वैल्यू, n2 रखेंगे तो n होगा 2/3, ठीक है, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई
और n को जब आप 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा और इंक्रीज होगी। अब देखते जाएं, अगर n 8 रखते हैं तो ये क्या बनेगा 8/9। तो ये देखिए अगर आप जो वैल्यू किस तरफ जा रही है अल्टीमेट, जब n इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू किधर जा रही है, ये 1 की तरफ जा रही हैं, अप्रोचिंग टू 1। ठीक है, तो इसमें सीक्वेंस जो है लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो हम कह सकते हैं द टर्म्स इन द सीक्वेंस the terms in the sequence n or n plus 1 increases toward a limiting वैल्यू ऑफ 1। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 बनेगी। अब इसमें देखें, ये इसमें y क्या है, y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/2 रेज़ टू पावर n। आप देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा कि स्टार्टिंग में वैल्यू n1 के लिए ये वैल्यू बनती है, 2 के लिए ये बन रही है, तो पहले स्टार्टिंग में ऑसिलेशन जा रही है। ठीक है, लेकिन जो इंक्रीज करते हैं इसकी वैल्यू 1 की तरफ जा रही है। स्टार्ट में ऑसिलेट करिए लेकिन n इंक्रीज करने से so that is approaching towards 1. So this sequence we can write the term in the sequence one plus minus 1/2 power n also tend towards a limiting value of 1, although initially it oscillates around 1 के अबाउट ऑसिलेट कर रही है। अब हम देखिए हमने इन ग्राफ से क्या लिया है, हम ग्राफ से हमने देखा कि लिमिट जो है वो लिमिट ऑफ सीक्वेंस फाइंड किया है, यानी क्या किया है कि जो सीक्वेंस है उसका बिहेवियर देखा है। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू क्या बताती है कि बिहेवियर ऑफ फंक्शन और बिहेवियर ऑफ सीक्वेंस। अब हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सीक्वेंस दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अब अगर लिमिटिंग इसको जैसे हमने फंक्शन की लिमिट फाइंड करते थे तो हम उसको लिमिट को एक फॉर्म में लिखते थे, एक फार्मूले की फॉर्म में, कि किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी हो तो हम लिखते थे लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इक्वल टू l। तो सिमिलरली हम ये जो लिमिटिंग जो है इसकी लिखेंगे, इसके लिए भी ऐसे ही लिखेंगे। अगर हम अगर an सीक्वेंस है तो हम इसकी लिमिटिंग लिखने का तरीका क्या होगा कि मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ जी, आप चूँकि फंक्शन में की हुई बातें तो इसको हम बहुत डिटेल से नहीं लिखेंगे। तो हम लिखने का तरीका यही होगा कि अगर इसकी लिमिट n है तो लिमिट ऑफ an व्हेन n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी दिस इक्वल टू l। सो इसका मतलब क्या होगा, तो इट मीन्स हम इसको कह सकते हैं, इट मीन्स अ सीक्वेंस an is said to be convergent to the limit L। to the limit L। अगर लिमिट कन्वर्ज नहीं करेगी तो फिर हम कैसे कहते हैं दैट इज सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। ठीक है, अदर हैंड कहेंगे द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो कोई फाइनाइट नंबर ना होगा लिमिट की, तो फिर हम कहेंगे द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। मैं रिपीट करता हूँ,
अगर इसका अपोजिट केस होगा, अगर एल जो होगा हम लिमिट लेंगे, अगर लिमिट कोई फाइनाइट नंबर नहीं आ रहा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम कहते हैं द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट इन दिस केस। जैसे हमने देखा था कि वो जो ऑसिलेट कर रही है सीक्वेंस +1 और -1 के दरमियान, तो वो दैट इज नॉट कन्वर्जेंट, दैट इज डाइवर्जेंट। और जो एक सीक्वेंस जो थी वो हमने कहा था दैट इंक्रीजेज विद आउटबाउंड, ठीक है, तो वो भी सीक्वेंस जो थी वो भी डाइवर्जेंट थी। एग्जाम्पल, द सीक्वेंसेस n over n+1 and 1 plus -1/2 power n converges to 1। कैसे कन्वर्ज करते हैं देखिए, लिमिट इसका मतलब क्या होगा, लिमिट इसका मतलब है लिमिट n अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी n over n+1 1 and limit n approaches to plus infinity, so 1 plus -1/2 power n is equal to 1। बोथ कन्वर्जेस टू 1 मीन इनकी जब कन्वर्जेस टू 1 इसका मतलब इनकी लिमिटिंग वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। वाइल द सीक्वेंस, हमने देखा जो सीक्वेंस पहले हमने उन्हीं को हम बता रहे हैं, वाइल द सीक्वेंसेस -1 power n and n+1 डाइवर्जेस, ये दोनों डाइवर्ज कर रही हैं। ये -1 की पावर n ये क्या है, ये तो ऑसिलेट करती है -1 और -1 के दरमियान, और ये n+1 जो है ये हमने देखा था इंक्रीज हो रही है विदाउट एनी बाउंड होती है। सो दिस वाज अबाउट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। नो वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सीक्वेंसेस, जैसे हमने थ्योरम्स के या प्रॉपर्टीज के लिमिट ऑफ द फंक्शंस के कहते हैं कि जब दो फंक्शन सम होते हैं तो उनकी लिमिट किसके इक्वल होती है, जब मल्टीप्लाई होते हैं और जब सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो जब उनके कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो फिर हम लिमिट ऑफ द फंक्शन कैसे लिखते हैं, तो ये उनका इफेक्ट क्या होता है। तो हम उन्हीं को सीक्वेंसेस के लिए भी आल्सो दे आर वैलिड फॉर द सीक्वेंसेस आल्सो, सो वी राइट द इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम ऑल दीज। सो इन द थ्योरम we state in the form of theorem, suppose that the sequences an and bn converge to limits L1 and L2 respectively, and C is a constant then a part, so limit n approaches to plus infinity, C is equal to C, constant की लिमिट वही होगी, so B part, so limit n approaches to plus infinity, C a n is equal to C into limit n approaches to plus infinity, a n is equal to C L1, C part,
So limit n approaches to plus infinity of an plus bn is equal to limit n approaches to plus infinity an plus limit n approaches to plus infinity bn. So this is equal to L1 plus L2. So d part limit n approaches to plus infinity an minus bn is equal to n approaches to plus infinity an minus limit n approaches to plus infinity bn. So this is equal to L1 minus L2, and E is limit n approaches to plus infinity an इंटू bn. यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो फिर इनकी दोनों की लिमिट सेपरेट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी an into limit n approaches to plus infinity bn. So this is equal to L1 into L2. और जो लास्ट प्रॉपर्टी इसकी f limit n approaches to plus infinity an over bn, this is equal to limit n approaches to plus infinity an over limit n approaches to plus infinity bn, this is equal to L1 over L2 provided L2 not is equal to 0. So this is the condition on this one. Okay, these are the properties of the sequences and we can use the limit. ऐसे फंक्शन के बारे में हमने की थी वही है, रिपीट हो रही है, तो हम इसकी देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल determine whether this sequence converges or diverges. If converges, find the limit. If converges, find the limit. Find the limit. Sequence है n over 2n plus 1, n varies from 1 to प्लस इन्फिनिटी. अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी लिमिट लेते हैं. सो लिमिट हम लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी n ओवर 2n प्लस 1. अब इसकी लिमिट लेने के लिए हम देखें जो ऊपर न्यूमरेटर में भी n है, डिनोमिनेटर में भी n है, दोनों की पावर सेम है, तो ऊपर भी n से डिवाइड कर दें, नीचे भी n से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास देखें क्या बनेगा. लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी, सो n बाई n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 divided by n is equal to लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी. ऊपर वाला n से n को n से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई. अब इसको 2n बाई n करेंगे तो नीचे वो लिखते हैं 2n ओवर n
प्लस 1/n, दोनों को सेपरेट कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी, सो 1/, ये 2 प्लस 1/n आ जाएगा। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे 1/2 प्लस 1/n, तो ये 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 विच इज़ ए फाइनाइट नंबर। अब ये 1/2 फाइनाइट नंबर आ गया, तो इसका मतलब है कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज 1/2 एंड द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो हमें क्या पता चला, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट है, thus the sequence converges to 1/2. This implies sequence converges to 1/2। ये आंसर इसका। जी एक एग्जांपल जो अगली लिखती हैं उसको इस 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब सो ऑन 1/2 की पावर n सो ऑन। ये सीक्वेंस है, इसकी देखनी है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करनी है। तो सबसे पहले देखें इसकी जनरल टर्म क्या है, 1/2 की पावर n। तो इसको आप n को रिप्लेस कर दें x से, ठीक है, रिप्लेसिंग n/x x a we get so 1/2 की पावर x। ये फंक्शन बन गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन गया, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की हम जब लिमिट देखेंगे वो ही लिमिट जो होगी वो सीक्वेंस की होगी, ठीक है। सो 1/2x लिमिट x approaches to प्लस इन्फिनिटी 1/2x दैट इज इक्वल टू, ये क्या बनेगी 1/infinity बनेगा, दैट इज 0, ठीक, 0 बन गई 10। सो वी कंक्लूड दैट लिमिट n approaches to प्लस इन्फिनिटी 1/2 raised to power n is equal to 0. So this is our conclusion. So the series is convergent and that is converges to 0। जी एक और एग्जांपल लिखते हैं जी, सी सो 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4 सो 1 2 की पावर n सो ऑन, सो 2 की पावर n। अब आप इसमें भी इस तरह करें, चूँकि ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं तो हम इनको कॉन्टिन्यूस फंक्शन में ले जाएं, तो n को रिप्लेस करें x से, रिप्लेसिंग n/x, so we get a power function। so लिमिट, इसकी लिमिट ले लें when x approaches to प्लस इन्फिनिटी 2 raised to power x। ये क्या बनेगी लिमिट, अब देखें x जो जो इंक्रीज करते जाएंगे तो 2 की पावर 1 करेंगे 2 करेंगे, ये इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये इंक्रीजेज विदाउट एनी बाउंड, तो हम कहते हैं दिस इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। सो दिस इज ए डाइवर्जेंट सीरीज। सो दस वी कंक्लूड दैट लिमिट n approaches to प्लस इन्फिनिटी 2 raised to power n is equal to प्लस इन्फिनिटी। तो ये भी इसका मतलब है कि जो अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन बना है तो जो उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी इसके ऊपर, दैट विल आल्सो शुड बी डाइवर्जेंट। ओके, इस सूरत में क्योंकि ये डाइवर्ज कर रही है सीरीज, जो फंक्शन 2 पावर x डाइवर्ज कर रहा है तो जो सीक्वेंस होगी 2 पावर n ये भी डाइवर्ज करेगी। सो दिस वाज द आंसर। आई नो वी डिफाइन द स्क्वीजिंग थ्योरम, उसी तरह का डिफाइन करना है जिस तरह हमने लिमिट्स के अंदर फाइंड किया था स्क्वीजिंग थ्योरम। तो स्क्वीजिंग थ्योरम फॉर द फंक्शन था, यहाँ पे स्क्वीजिंग थ्योरम फॉर द सीक्वेंसेस हो गया। स्क्वीजिंग थ्योरम for sequences
let an bn and cn be sequences such that an less or equal to bn less or equal to cn for all values of n beyond some index n if the sequences an and cn have a common limit L as n approaches to plus infinity, then the sequence Bn also has a limit L as n approaches to plus infinity. And we define one more theorem. Okay, this is if limit n approaches to plus infinity, absolute values of function of the sequence is equal to 0, then limit of an where n approaches to plus infinity is equal to 0. हाँ जी, अभी हमने ये जो है थ्योरम दो किए हैं, अप्लाई जहाँ पे आएंगे करेंगे सीक्वेंसेस थ्योरम जैसे लिमिट्स में करते थे लिमिट ऑफ फंक्शन, उसी तरह इसको यहाँ पे भी यूज़ करना होगा। कोई इसमें नई बात नहीं आ रही, नई चीज़ नहीं आ रही कि जो आपको मुश्किल लगे। तो ये आज का जो पहला लेक्चर है अबाउट द सीक्वेंसेस, आज को मैं यहीं पे इसको इख्तिताम करता हूँ। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनोटोन सीक्वेंसेस पढ़ेंगे और फिर उसके कुछ ज्योमेट्रिक सीरीज़ और हार्मोनिक सीरीज़ भी इसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन सारी बातें हम छोड़ते हैं अगले लेक्चर तक के लिए। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।